हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक जैन और आज हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आगे बात करेंगे। और आज मैं आप लोग को कुछ जनरल रूल्स बताऊंगा जिसके के थ्रू आपके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। जैसे कि आप लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई एक फंक्शन बनाया है दो नंबर्स को ऐड करने का। ठीक है, तो ये मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया है। ठीक है, और ये ऐड नाम के फंक्शन के अंदर मैं दो पैरामीटर्स पास कर रहा हूं, ए कॉमा बी, जिनको कि मैं ऐड करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं सी, जिसके अंदर मैं दोनों का एडिशन रखने वाला हूं। और फिर इन दोनों का जो एडिशन आएगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हम कई बार यूज कर सकते हैं दो नंबर्स को ऐड करने में। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इस प्रोग्राम में कितने लाइन का कोड लिखा है और क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने के लिए हमारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, तो आप ऐसा सोचो कि इस प्रोग्राम में जो जो काम होगा उस काम को करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। और वो टाइम आप मान सकते हो कि कुछ यूनिट का मान सकते हैं। अब वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, वो नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, कुछ भी हो सकती है वो यूनिट। तो जैसे कि मान लो कि एक यूनिट काम लग रहा है एक वेरिएबल को बनाने में, तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे 2 यूनिट का टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम दो वेरिएबल बना रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए बात करूं कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा ये वेरिएबल सी को बनाने में, प्लस 1 यूनिट टाइम लगेगा इन दोनों को ऐड करने में, क्योंकि एक ऑपरेशन हो रहा है। तो एक ऑपरेशन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, सब्ट्रैक्शन, ये भी एक ऑपरेशन है, ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। फिर इन दोनों की वैल्यूज ऐड होके हम असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा, वो भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन से मैं बता रहा हूँ, ऐसे जरूरी नहीं कि इतना ही टाइम लेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज आप ये मान सकते हो कि इस लाइन को एग्जीक्यूट होने में 3 यूनिट ऑफ टाइम मान लो लगने वाला है। और उसके बाद आप वैल्यू को रिटर्न करोगे, रिटर्न करने में मान लो 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। तो आप ये कह सकते हो कि इस पूरे प्रोग्राम को रन होने में कितना यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, तो 2 + 3 5, 5 + 1 6 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। तो आप सोच सकते हो कि इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, डिपेंड किसके अंदर हम कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, कितने लाइन का कोड है, क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब जब अगर इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोग्राम में 6 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, ऐसा कहेंगे क्या हम? क्या ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे? नहीं। देखो, मैंने कहा कि ये अप्रोक्सीमेशन है। अगर कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि जो ये भी सोचे कि हो सकता है कि यहाँ पर जो एडिशन है वो 2 यूनिट का टाइम लेगा, असाइनमेंट 1 यूनिट का टाइम लेगा, तो वो 6 की जगह 7 यूनिट ऑफ टाइम बोल सकता है। तो यहाँ पर हम इस बात की बहस नहीं कर रहे हैं कि 6 यूनिट ऑफ टाइम लेगा या 7 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्रोग्राम टाइम लेता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप क्या कहोगे? तो यहाँ पर इसको कहेंगे कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको कांस्टेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा है ये एक कांस्टेंट नंबर है। तो अगर आपने मान लो कि ना प्रोग्राम की टाइम अगर इस तरह से निकाल रहे हो, जिसमें कि आपका एक एक लाइन का कोड लिखा है, कोई लूप नहीं है, कोई रिकर्जन नहीं है, और सिंपली आपका हर एक लाइन जो है वो 2 4 10 यूनिट ऑफ टाइम में अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उन सब का जो टोटल यूनिट ऑफ टाइम होता है उसको आप कांस्टेंट टाइम में रिप्रेजेंट करोगे। चाहे वो 50 हो, चाहे वो 100 हो, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अलग अलग टर्मिनोलॉजी में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक होता है कांस्टेंट टाइम, ठीक है, दूसरा होता है आपका लीनियर टाइम, तीसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक टाइम। ठीक है ना, जैसे जैसे आपने मैथ्स में इक्वेशन पढ़ते थे ना, मैथ्स में इक्वेशन पढ़ते थे कि लीनियर इक्वेशन होती थी, कांस्टेंट इक्वेशन होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिदमिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो यहां पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसी ही है। मतलब कि हम हमारे प्रोग्राम को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और अगर वो लीनियर इक्वेशन होती है तो हम उसको बोलेंगे कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हम कहते हैं कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्वाड्रेटिक होगा, बाय क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा। ऐसे अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एक करके अब मैं आपको जनरल रूल बताऊंगा, जिसके के थ्रू आप बहुत आसानी से पता लगा लोगे कि आपका प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ठीक है, तो एक एक करके उस रूल्स को समझते हैं।
तो सबसे पहला जो टाइप है उसमें हमारे पास जो भी प्रोग्राम होगा उसमें हर एक प्रोग्राम में एक नॉर्मल लाइन ऑफ कोड लिखा होगा। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया, दो वेरिएबल बनाए ए बी सी, ठीक है। हमने उनका एडिशन करके रख लिया बी प्लस सी, उसका ए में रख दिया एडिशन, ठीक है। फिर मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, या फिर मैंने और भी कई ऑपरेशन करे, जैसे कि मैंने बी में असाइन कर दिया सी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 एडिशन ऑफ ए, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ काम कोड लिखा हुआ है और लास्ट में मान लो मैंने रिटर्न कर दी बी की वैल्यू। इस तरह का मान लो मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर निकालने को कहेंगे तो इस पूरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कांस्टेंट कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जहां पर कि रिपीटेशन में वर्क हो रहा हो। आप देखोगे तो यहां पर ए बी सी वेरिएबल बन जाएगा। एक वेरिएबल बनाने में जैसे कि मैंने कहा कि 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, तो इसको ऑन एन एवरेज 3 यूनिट ऑफ टाइम लग सकता है, ठीक है। यहां पर एक ऑपरेशन हो रहा है एडिशन का और एक ऑपरेशन हो रहा है असाइनमेंट का। एडिशन होने में कुछ टाइम लेगा, असाइनमेंट होने में कुछ टाइम लेगा, और ये 2 यूनिट ऑफ टाइम मैं कह सकता हूं लगेगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो सकता है 1 यूनिट ऑफ टाइम ले, ठीक है। यहां पर एक ऑपरेशन एडिशन का है, एक डिवीजन का है, एक मल्टीप्लीकेशन का और एक असाइनमेंट का है। तो 4 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो मैं मान के चल सकता हूं कि 4 यूनिट ऑफ टाइम इसमें लगेगा। और फिर लास्ट में मैं रिटर्न कर रहा हूं तो रिटर्न करने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। और हर एक लाइन जो है वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी। कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो दोबारा से एग्जीक्यूट होने वाली हो। तो सारी लाइन एक एक बार एग्जीक्यूट होगी, तो ये भी कांस्टेंट टाइम लेगा, ये भी कांस्टेंट टाइम लेगा, ये भी कांस्टेंट टाइम, ये भी कांस्टेंट टाइम, क्योंकि 3 क्या है, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है। तो पूरे प्रोग्राम को अगर मैं देखूं तो हर एक लाइन जो है वो कांस्टेंट टाइम लेने वाली है। तो सारे कांस्टेंट 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 ऐड होकर, इन सारे कांस्टेंट को अगर मैं ऐड करूंगा तो फिर से एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बोलेंगे कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करने का तरीका होता है बिग ओ ऑफ 1। अगर आप वर्स्ट केस की बात कर रहे हो, अगर आप बेस्ट केस या एवरेज केस की बात करोगे तो आप ओमेगा या थीटा लगा दोगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर 1 लिखोगे। तो ब्रैकेट के अंदर 1 लिखने का मतलब यह है कि आप कांस्टेंट को डिनोट कर रहे हो। तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करने का तरीका है कि ब्रैकेट में आप 1 लिख दो। अगर आप वर्स्ट केस की बात कर रहे हो तो बिग ओ लगाओगे, बेस्ट केस की बात कर रहे हो तो आप ओमेगा लगाओगे, और एवरेज केस की बात कर रहे हो तो थीटा लगाओगे। तो वो तो डिनोट करने का तरीका है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, बाकी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप 1 से डिनोट करते हो। सबसे पहले ये हो गया, मतलब कि अगर आपके प्रोग्राम में सिर्फ नॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसमें कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, कंपैरिजन हो रहा होगा, कहीं पे कोई लूप नहीं लगा है, सारी लाइंस ऑफ एग्जीक्यूशन एक एक बार अगर हो रहा है, तो इस तरीके के प्रोग्राम को आप डायरेक्टली देखकर कह सकते हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो कांस्टेंट टाइम लेने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपके प्रोग्राम में कहीं पे कोई लूप नहीं है, कहीं पर भी रिकर्जन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इट्स इज कॉल्ड रिकर्जन, तो कहीं पर भी कोई रिकर्जन नहीं है, कहीं पर भी कोई लूप नहीं है, एक एक लाइन का कोड है और हर एक लाइन का कोड जो है कांस्टेंट टाइम लेने वाला है, तो ओवरऑल आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके प्रोग्राम में आपको अगर लूप दिखता है, आपके प्रोग्राम में अगर आपको लूप दिखता है तो फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? जैसे कि मान लो कि ऑब्वियसली आपने थोड़ा कोई कोड लिखा है जिसमें कि आपने कुछ वेरिएबल्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। फिर आपने एडिशन वगैरह करके रखा हुआ है बी प्लस सी, तो ये तो कितना टाइम लेगा, ये अभी हमने सीखा कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कांस्टेंट टाइम लगेगा, ठीक है। फिर मान लो कि आपने यहां पर एक लूप लगाया है, फॉर लूप, ठीक है। आपने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है आई इक्वल टू 1 से लेकर, और यहां पर एक और मेरे पास मान लो वेरिएबल है सी वेरिएबल है, और वहां तक मेरे को लूप चलाना है। सी की जगह पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं यहाँ पर एन। अब एन की वैल्यू यूजर कुछ भी दे सकता है, वो एन डिपेंड करता है कि यूजर कितना इनपुट देगा। तो यहां पर मैं आई लेस देन इक्वल टू एन तक ये लूप चला रहा हूं, आई प्लस प्लस कर रहा हूं, ठीक है। और इसके अंदर मैं कोई भी ऑपरेशन करवा सकता हूं, जैसे कि मैं ए प्लस प्लस कर रहा हूं, बी प्लस प्लस कर रहा हूं, ये सब मैं काम करवा रहा हूं। और फिर उसके बाद में भी यहां पर मैं कुछ कोड लिख सकता हूं, जैसे कि मान लो मैंने रिटर्न कर दिया सी, ऐसे कुछ भी मैंने कोड लिख दिया।
अब मुझे पता है कि ये ऊपर वाला जो कोड है ये तो कांस्टेंट टाइम लेगा, और ये जो नीचे वाला लास्ट लाइन का कोड है ये भी कांस्टेंट टाइम लेगा, क्योंकि ये तो एक एक बार ही चलने वाला है। लेकिन अब यहां पर आ गया है लूप, अब यहां पर आ गया है लूप, और ये लूप कितनी बार चलेगा? ऑब्वियसली 1 से लेकर n तक में तो कंडीशन ट्रू रहेगी, और एक बार और चलेगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। 1 से लेकर n तक तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और एक बार कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला जो लाइन का कोड है ये n+1 टाइम चलेगा। कितनी बार चलेगा? n+1 टाइम्स। और यहां की दोनों लाइन का कोड, ये वाला भी कोड n टाइम्स चलेगा, क्योंकि n टाइम्स कंडीशन ट्रू होगी तो n टाइम्स ये इंक्रीमेंट होगा, और ये भी n टाइम्स इंक्रीमेंट होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इस तरह की कंडीशन आपको दिखती है और आपको दिख रहा है कि यहां पर ये जो कोड है ये बार बार चलने वाला है, ठीक है, तो आप इन सबको करोगे ऐड, क्योंकि जैसे कि हमने पहले वाले केस में भी हमने क्या किया था, इन सभी टाइम को ऐड किया था ना, क्योंकि ये सारा एक एक लाइन का कोड चलेगा, तो यहां पर भी आप इन सबको ऐड करोगे। अभी मैं सिर्फ इतने पे फोकस कर रहा हूं, फॉर लूप पर। तो यहां पर मैं n+n+n+1 इन सबको मैं ऐड करूंगा। तो अगर मैं इन सबको अगर ऐड करूंगा, n n n और +1, अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 3n+1। ठीक है ना, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो आएगा 3n+1। अब ये क्या है? ये एक तरीके की लीनियर इक्वेशन है। अगर आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, y = mx+c से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या होती है? लीनियर इक्वेशन की पहचान ये होती है कि n की पावर यहां पर 1 है, जो हाईएस्ट डिग्री है, जो आपकी इक्वेशन बन के आएगी उसमें जो n की हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है ना? जैसे कि अगर मान लो कि ऐसी इक्वेशन अगर बन के आ जाती 2n² + 3n + 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, क्योंकि यहां पर n की हाईएस्ट डिग्री 2 है। अगर मान लो इक्वेशन बन के आती 4n³ -2n² + 3n -1, इस तरह की कोई इक्वेशन बन के आती तो ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाती, क्योंकि इसमें n की हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, तो यहां पर अब मैं जनरल रूल बता दूं आप लोग को कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, हमें फोकस करना है सिर्फ हाईएस्ट पावर पर। ये हम क्या प्लस या माइनस कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस बात पे कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि n की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। आप सोचो कि आपके पास समंदर रखा हुआ है, और समंदर में से अगर आप एक बाल्टी पानी निकालोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो अगर आप n की वैल्यू 1 लाख रख दोगे, तो 1 लाख में एक प्लस होने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहां पर क्या प्लस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n की हायर वैल्यू के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बड़ी वैल्यू के लिए सोचते हैं। तो n की अगर वैल्यू बहुत बड़ी अगर होगी, n की वैल्यू अगर बहुत बड़ी होगी, तो 3n+1 इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू n। उसी तरह से 2n² + 3n+1 इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू n² फॉर हायर वैल्यू ऑफ n। अगर मैं n की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए बात करूं, तो यहां पर जो मोस्ट डोमिनेटिंग टर्म है वो n² है। n² के होने से वैल्यू में फर्क पड़ेगा, 3n+1 के होने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर n³ है यहां पर, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो यहां पर हम n³ बोलेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम n² n³ यूज करते हैं। तो हम सिर्फ जो मोस्ट डोमिनेटिंग टर्म है उस पे फोकस करेंगे, छोटी छोटी चीजों पे हम फोकस नहीं करेंगे। तो अगर यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई है वो है 3n+1, तो हम इसको कहेंगे कि ये ऑलमोस्ट n के बराबर है, ये ऑलमोस्ट n के बराबर है, और इसको हम कहेंगे लीनियर, इसको हम कहेंगे लीनियर टाइम। ठीक है, अब आपके प्रोग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है? आपके प्रोग्राम में आपको कांस्टेंट टाइम दिख रहा है, जिसको कि मैंने कहा था 1 से डिनोट करते हैं। यहां पर भी आपको कांस्टेंट टाइम दिख रहा है, जिसको 1 से डिनोट करते हैं, और यहां पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली है n। तो आपको आपके प्रोग्राम में क्या क्या मिला? आपको आपके प्रोग्राम में 3 तरीके की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिली। एक मिला कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट टाइम लेगा, नीचे वाला पार्ट जो है वो n टाइम लेगा, और लास्ट वाला पार्ट फिर से 1 टाइम लेगा। अब मैंने कहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप सबसे बड़ा पार्ट देखते हो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लेगा। तो इन सब का हम मैक्सिमम ले लेंगे, इन सब का मैक्सिमम। तो इन सब का मैक्सिमम क्या है? 1, n और 1, इन सब में से मैक्सिमम क्या है? n। आप अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलोगे बिग ऑफ n। तो इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहोगे? बिग ऑफ n। तो इन शॉर्ट
अगर आपको देखते से ही प्रोग्राम अगर बताना है कि ये कितना टाइम लेगा, तो आप देखते से ही सोचो कि ये तो कांस्टेंट टाइम लेने वाला है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांस्टेंट टाइम तो हमेशा छोटा ही रहेगा। यहां पर अगर मैंने देखा तो यहां पे लूप पे फोकस करो। कई बच्चे लूप देखते से ही बोल देते हैं कि एन टाइम लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपने यहां पर इंक्रीमेंट कितने से कर रहे हो। यहां पर आप आई की वैल्यू को किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, उस पे भी डिपेंड करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी उसका एग्जांपल भी अभी मैं दूंगा। तो यहां पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लीनियरली ग्रो कर रही है। आई की वैल्यू एक एक बढ़ रही है। तो यहां पर इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? यहां पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी, क्योंकि यहां पर आप आई की वैल्यू को एक एक से इंक्रीमेंट कर रहे हो। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चलाते कि एन से स्टार्ट करते और आई की वैल्यू को डिक्रीज करते, तो भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन ही होती, क्योंकि आप यहां पर भी इस लूप को एन टाइम्स चलाने वाले हो। ठीक है, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर भी एन ही होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट टाइम और लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले देखोगे कि मोस्ट डोमिनेटिंग कोड कौन सा है, ये वाला है, जिससे कि सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब इसी में ही मान लो एक और लूप लगा होता। मान लो कि यहां पर एक और लूप लगा होता इस लूप के खत्म होने के बाद। ठीक है, मान लो कि यहां पर हमने ये लूप खत्म हुआ और यहां पर एक और लूप लगा है, एक और फॉर लूप लगा है। इंट जे इक्वल टू 1 से लेकर जे ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 2n, और फिर हम यहां पर जे प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर भी मान लो मैंने कोड लिखा हुआ है सी प्लस प्लस, ऐसा मैंने कुछ कोड लिखा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो, ये लूप अलग है और ये लूप अलग है। जब ये लूप अपना काम खत्म करेगा, तब ये वाला लूप स्टार्ट होगा। मतलब ये दोनों जो लूप है आपस में इंडिपेंडेंट है। ये दोनों लूप एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि यहां पर पहली लाइन अलग थी और दूसरी लाइन अलग थी। पहली लाइन का एग्जीक्यूशन दूसरी लाइन पे डिपेंड नहीं करता और दूसरी लाइन का एग्जीक्यूशन पहले पे डिपेंड नहीं करता। मतलब पहली लाइन जब अपनी एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। डिपेंड होने का मतलब यह है कि एक लाइन, पहली वाली लाइन कितनी बार चल रही है, उससे दूसरी वाली लाइन कितनी बार चलेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, वैल्यू जरूर डिपेंड करेगी कि अगर पहली वाली लाइन ने अगर कुछ वैल्यू चेंज किया है, तो दूसरे वाली लाइन की वैल्यू भी चेंज होगी। यहां पर मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं कि कौन सी लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो पहली वाली लाइन एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, दूसरी वाली लाइन एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। क्या पहली वाली लाइन के एग्जीक्यूशन टाइम से दूसरे वाले पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। उसी तरीके से यहां पर एक फॉर लूप जब पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरा फॉर लूप चलेगा। पहला वाला फॉर लूप कितनी बार चलता है, उसका फर्क दूसरे वाले फॉर लूप पे नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों फॉर लूप एक के अंदर एक होते, नेस्टेड लूप अगर होता, तो जरूर फर्क पड़ता कि आउटर वाला लूप डिसाइड करता कि इनर वाला लूप कितनी बार चलेगा। लेकिन यहां पर ये नेस्टेड लूप नहीं है, यहां पर ये लूप दोनों अलग अलग है। मतलब कि आउटर, ये बाहर वाला लूप कितनी बार चलेगा, मतलब पहला वाला लूप कितनी बार चलेगा, उसका फर्क दूसरे वाले लूप पे नहीं चलने वाला है। तो पहले वाला लूप तो एन टाइम चलेगा, और ये दूसरा वाला लूप कितनी बार चलेगा, ये दूसरा वाला लूप 2n टाइम्स तो ये ट्रू होगी कंडीशन, और एक टाइम कंडीशन फॉल्स होगी। लेकिन आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 2n+1 क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर यहां पर मैं प्लस या माइनस कर रहा हूं, या कोई नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो अगर आपने 2n+1 बोलो, चाहे आप इसको n बोलो, एक ही बात है। कोई नंबर का मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अंदर वाला कोड कितनी बार चलेगा, 2n टाइम चलेगा। तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, इस फंक्शन की, इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n हुई। तो अभी जैसे कि मैंने देखा था कि मुझे मैक्सिमम निकालना होता है, तो अभी भी मैक्सिमम कितना आएगा, 1, n, n और 1। ओवरऑल अभी भी मैक्सिमम कितना आएगा, n ही आएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया मुझे? इसका मतलब मुझे यह समझ में आया कि अगर मेरे पास कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें कि लूप लगे हुए हैं, एक लूप भी हो सकता है, एक से ज्यादा लूप भी हो सकता है, बट कंडीशन यह है कि एक लूप खत्म होने के बाद में दूसरा लूप शुरू हो रहा है, दूसरा लूप खत्म होने के बाद तीसरा लूप शुरू हो रहा है, और वो लूप
अप्रोक्सीमेटली n टाइम्स चल रहे हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली n टाइम्स चल रहे हैं, मतलब कि उसमें लीनियर इक्वेशन बन के आ रही है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑर्डर ऑफ n कहेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं। आने वाले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक टाइम, क्यूबिक टाइम, लॉगरिथमिक टाइम और एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पहचानना सीखेंगे। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प करी होगी। आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियोस शेयर करो, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस आप लोग के लिए बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।